नागराज का नागलोक में सभी नाग नागिन बहुत सम्मान करते थे। नागराज अपनी पुत्री मंदाकिनी के विवाह के लिए बहुत ही उत्साहित थे, लेकिन नागराज की पुत्री का रंग काला होने की वजह से उसे कोई विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता था। ऐसे ही कई जगह वर देखे, लेकिन काली नागिन होने की वजह से सभी जगह से उन्हें ना ही जवाब के रूप में मिलता था। कुछ दिनों बाद नागराज अपने मित्र के पुत्र विशेष नाग को अपने भवन में लेकर आते हैं और अपनी पुत्री मंदाकिनी पुत्री को बुलाकर बोलते हैं, मंदाकिनी, इनसे मिलो। ये है मेरे मित्र का बेटा विशेष नाग। बहुत ही सभ्य नाग है। इसने नागलोक के हित के लिए कई कार्य किए हैं। यही है वो जिसके बारे में मैं तुम्हें बताता था। अच्छा, तो पिताजी आप इन्हीं के बारे में इतनी चर्चा करते रहते थे। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई नाग विशेष से मिलकर। आप बैठिए, मैं आपके लिए जलपान की व्यवस्था करवाती हूँ। अरे नहीं पुत्री, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी पहले तुम दोनों बैठकर बात तो कर लो। जलपान के लिए मैं किसी दासी को बोल दूंगा, वो ले आएगी। पहले बात करो, बाकी सब बाद में। किंतु पिताजी, क्या बात करनी है? आपके मित्र का पुत्र है, आप बात कीजिए। जी नागराज, आप ये क्यों बोल रहे हैं कि हम बात करें? आप भी तो आइए, हमारे साथ बैठिए। पुत्री, मैं ये सोच रहा था कि नाग विशेष और तुम्हारा विवाह हो जाए, इसलिए मैंने अपने नाग मित्र से भी बात की थी। तभी तो तुम्हें मिलवाने के लिए यहाँ लेकर आया हूँ मैं इसे। क्या विवाह? नहीं नागराज, मुझे विवाह करने का जरा भी मन नहीं है। मैं तो यहाँ आपके बुलाने पर आया था। और आप जरा अपनी पुत्री को तो देखिए, इतनी काली नागिन है, इससे भला कौन शादी करना चाहेगा? अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हारे पिताजी से बात की थी। उनके बोलने पर ही तुम यहाँ आए हो। उन्होंने ही बोला था कि वो जिस भी नागिन को तुम्हारे लिए पसंद करेंगे तुम उसी से शादी करोगे। भले ही पिताजी ने बोल दिया हो, लेकिन पिताजी ने आपकी पुत्री नहीं देखी होगी, तभी बोला होगा। वरना इस प्रकार कोई इतनी काली नागिन से भला क्यों शादी करना चाहेगा? नागलोक में इतनी सुंदर सुंदर नागिन है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी पुत्री से शादी करूं? माफ कीजिएगा मुझे नागराज, लेकिन ये नहीं हो सकता। पिताजी, आप क्यों मेरे लिए नाग की तलाश कर रहे हो? आपको पता तो है, मेरे काले रंग की वजह से आज तक किसी नाग ने मुझसे ढंग से बात नहीं की, तो शादी कैसे हो सकती है? देखिए नागराज, जो बात आपकी पुत्री को भी पता है, आप वो मानने से इनकार क्यों कर रहे हैं? नागलोक में भला कितनी ही ताकत हो, लेकिन वह आपकी पुत्री के काले रंग को कभी ठीक नहीं कर सकता। तुम्हें मेरी पुत्री से शादी नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन मेरी पुत्री की इस तरह निंदा भी मत करो। मैं जानता हूँ कि मेरी पुत्री के लिए भोलेनाथ ने सबसे उत्तम वर देखा है, तभी तो रास्ते में तुम जैसी बाधा आ रही है। भले ही तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरी पुत्री से ज्यादा नहीं। अच्छा, तो ऐसा है तो क्या हुआ? आप अपनी पुत्री का मेरे साथ विवाह क्यों करवाना चाहते हैं? भोलेनाथ के द्वारा चुने गए वर से करवा दीजिए, आपकी भी तलाश खत्म हो जाएगी नागराज। आप जा सकते हैं यहाँ से। मेरे पिताजी के साथ कोई ऐसे बात करे, मुझे जरा भी बर्दाश्त नहीं है। नागराज विशेष नाग की बात सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और नागलोक के कई जगह खुद जा जाकर मंदाकिनी के लिए उचित नाग की तलाश करने लगते हैं। लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी मंदाकिनी के केवल रंग भर से कोई भी वर नहीं मिलता है। एक दिन मंदाकिनी भोलेनाथ के मंदिर में अपने लिए वर मांगने के लिए जाती है। तभी वहाँ विशेष नाग अपनी प्रेमिका मंतिका नागिन के साथ भोलेनाथ के मंदिर में आया होता है और मंदाकिनी को देखकर वो दोनों उसके पास जाते हैं और विशेष बोलता है, मंतिका, इनसे मिलो। यह है नागराज की पुत्री जो मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है इसने कभी अपने आप को देखा ही नहीं। अरे जरा देखो कितनी काली है ये, और मुझसे शादी करने चली थी। नागराज की पुत्री है तो क्या हुआ, कुछ भी सोच सकती है। शादी करनी है तो अपनी बराबरी में करे ना, किसी काले नाग से। खुद काली है लेकिन नाग गोरा चाहिए। अरे वही तो, जब मैंने इसे देखा तब तो मैंने साफ ही मना कर दिया था कि मैं इस काली नागिन से तो कभी शादी नहीं कर सकता। मेरे तो पिताजी ने भी मेरा ही साथ दिया जब उन्हें सारी बात का पता चला। जब तुमने शादी के लिए मना कर दिया है तो बार बार चार नाग नागिनों को बताकर क्या साबित करना चाहते हो? यही
कि तुम एक नागराज की पुत्री को शादी के लिए मना करके आए हो? काली नागिन को इतना घमंड रखना शोभा नहीं देता है, क्योंकि घमंड रखने के लिए कुछ होना भी चाहिए तुम्हारे पास। और ये तो तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है सिवाय काले रंग के। और इस काले रंग का इतना घमंड करना अच्छा नहीं होता है। तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती है? ऐसे किसी के रंग पर हंसना तुम्हें शोभा देता है? मुझे अच्छे से पता है मेरा रंग काला है, लेकिन ये तो भोलेनाथ की ही देन है ना। हाँ, अब बैठकर भोलेनाथ को ही कोसती रहो, यही काम है अब तो तुम्हारे पास। क्योंकि कोई भी नाग तो तुमसे शादी नहीं करना चाहे, क्योंकि नाग को भी मेरी जैसी सुंदर नागिन चाहिए, तुम्हारी तरह काली नहीं। अरे चलो यहाँ से, इसके साथ बात करके समय क्यों बर्बाद करना है। मंतिका और विशेष की बातें मंदाकिनी का दिल बहुत दुखाती हैं, लेकिन मंदाकिनी फिर भी हिम्मत नहीं हारती है और खुश ही रहने की कोशिश करती है। लेकिन नागराज को मंदाकिनी के वर की तलाश थी, इसीलिए नागराज पूरे नागलोक में ये ऐलान करवा देते हैं कि मंदाकिनी के लिए स्वयंवर रखा जाएगा और बहुत सारे नाग को बुलावा भिजवा देते हैं। कई नाग आते हैं और उन नाग में एक संभव नाग भी आता है। संभव को मंदाकिनी पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। वो नागराज और मंदाकिनी के पास जाता है और बोलता है, नागराज, मुझे आपकी पुत्री बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर आपको कोई ऐतराज नहीं है तो आप बता दीजिए, कोई शुभ मुहूर्त देखकर ना हम शादी कर लेंगे। वैसे तो आज तक किसी ने मुझे शादी के लिए तो क्या, मित्रता के लिए भी नहीं पूछा, और ये सामने से आकर विवाह के लिए पूछ रहा है। जरूर कोई तो षड्यंत्र है, मुझे पता लगाना ही चाहिए। पुत्र, स्वयंवर इसलिए तो किया गया था कि मेरी पुत्री को नाग पसंद करता और मैं उसकी शादी कर सकता, और तुमने तो सामने से ही बोल दिया। अरे ये बताओ कि तुम कौन से कुल के नाग हो? वो हाँ, मैं ना इसी कुल का नाग हूँ। अब इन्हें कैसे बताऊँ कि मैं नागराज की पुत्री से शादी करने के लिए सक्षम ही नहीं हुआ। मैं तो बस मंदाकिनी से प्रेम करता हूँ, इसलिए यहाँ आया था, लेकिन आज तक कभी बता नहीं पाया, और अब स्वयंवर में बताया तो मंदाकिनी को भी परेशानी हो सकती है। नहीं पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी है। मुझे ये नाग शादी के लिए उत्तम ही नहीं लग रहा। लेकिन क्यों पुत्री? हम इतने समय से तुम्हारे लिए ही तो नाग की तलाश कर रहे थे, लेकिन अब जब सामने से आकर नाग ने तुम्हें शादी के लिए बोला है तो तुम पीछे क्यों हट रही हो? आज तक जिसने भी देखा है मुझे मेरे काले रंग की वजह से ही मना कर दिया है, लेकिन इस नाग को मुझसे शादी करने में झिझक तक नहीं हो रही, इसलिए मुझे शंका हो रही है इस पर। हाँ, मंदाकिनी की बात तो सही है, लेकिन पुत्री ये तुम्हारे ही स्वयंवर में आया है, तभी तो इसने तुम्हें शादी के लिए बोला है। मैं बोल रहा था ना कि भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए जरूर कुछ अच्छा सोचा है। ठीक है पिताजी, जैसा आपको उचित लगे, लेकिन मैं शादी के लिए तभी मानूंगी जब ये नाग अपने वंश के बारे में बताएगा कि ये किस वंश से संबंध रखता है, और वंश का चिन्ह भी दिखाएगा। यदि नागराज मंदाकिनी की बात मान गए तो मैं क्या करूँगा? हाँ पुत्र, तुम अपना चिन्ह दिखाओ, तभी शायद मेरी पुत्री को तुम पर विश्वास होगा। नागराज, मुझे माफ कीजिएगा, मैं इसी वंश का ना एक तुच्छ नाग हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पुत्री के स्वयंवर में आने की? तुम्हें पता है ना, ये कोई साधारण नागिन नहीं बल्कि एक नागराज की पुत्री है, और तुम यहाँ आ गए। तुम्हें अपनी जान की जरा सी भी चिंता नहीं है क्या? नागराज, आप भले ही मुझे मृत्यु की सजा दे दे, लेकिन मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं आपकी पुत्री से बेहद प्यार करता हूँ और उसे शादी भी करना चाहता हूँ। मेरा ये प्रेम ना आज का नहीं है, काफी समय पहले से मैं इनसे प्रेम करता हूँ। मुझे ना इनके रंग रूप से ना कोई मतलब नहीं है, मुझे बस ना इनकी सीरत से प्रेम है। आज मेरी पुत्री का स्वयंवर हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा अंत जरूर होगा। तुम्हारी पहली गलती तो ये कि तुम मेरी पुत्री के स्वयंवर में आए और ऊपर से उससे प्रेम भी करते हो। नहीं पिताजी, इसे कुछ मत कीजिए। जहाँ कोई नाग मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, इस काली नागिन की शादी नहीं हो रही थी, वहीं ये नाग मुझसे इतना प्रेम करता है कि मेरे लिए इसे मृत्यु भी स्वीकार है। पिताजी, मैं शादी करूंगी तो संभव से ही करूंगी, क्योंकि ये आपकी तरह ही मुझे प्रेम करता है। मंदाकिनी संभव का प्रेम देखकर नागराज को भी मना लेती है और इतनी कोशिशों के बाद काली नागिन की शादी आखिरकार हो ही जाती है। नागरानी कियारा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसे सजाने के लिए दासियां थाल में गहनों के ढेर लेकर खड़ी थी।
अपने आप को आईने में देखकर नागरानी कियारा दासियों से बोलती है। लग रही हूँ ना नागराज की सबसे खूबसूरत नागरानी। अरे मैं तो अपनी ही नजर उतार लूं। गहने भी मुझ पर सजने के लिए तरस रहे होंगे कि आओ जल्दी से मुझे पहन लो। ये लीजिए नागरानी, आपके गले की सर्पमाला। अरे ये वाली नहीं, ये पुरानी हो गई है। माफ करना नागरानी, पुरानी तो आप भी हो गई हो, इसलिए आपके लाख श्रृंगार करने पर भी नागराज आपको पहले जैसे भाव नहीं देते, ना ही आपके साथ वक्त बिताते हैं। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरे श्रृंगार करने से कोई फायदा नहीं है? ऐसा ही समझो आप। तो फिर मैं क्या करूं अपने आप को जवान और खूबसूरत बनाए रखने के लिए? एक उपाय है मेरे पास। सुना है दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ लोग अपने आप को सुंदर और जवान बनाए रखने के लिए उपटन और लेप लगाते हैं चेहरे पर, जिससे वो और ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। तुम्हें पता है ये जगह कौन सी है? नहीं, वो तो आपको पता करना होगा। मैं अपनी जादुई शक्तियों से दुनिया का सबसे खूबसूरत लेप और उपटन लगाने वाली हूँ। हाँ, ये अच्छा रहेगा। कियारा जल्दी से पलक झपकाती है और उसके सामने एक मॉडर्न सी ब्यूटिशियन ऐश्वर्या नजर आती है। ऐश्वर्या उस नागरानी कियारा को देखकर डर जाती है और भागने लगती है। कियारा उसे अपनी पूंछ से अपने पास लाकर बोलती है, तुम तो वही हो ना जिसे रूप बदलने का जादू आता है? अरे मैं कहाँ आ गई इन राक्षसों के बीच। सब कुछ इतना डरावना सा लग रहा है। मम्मी मुझे कोई बचाओ। अच्छा तो तुम हो श्रृंगार देवी? क्या कहा मुझे? श्रृंगार देवी बोले तो ब्यूटिशियन, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक ब्यूटिशियन मतलब श्रृंगार देवी हूँ? अरे तभी तो तुम्हें अपने जादू से यहाँ बुलाया है। जादू? अरे ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले अजीब अजीब लोग नजर आते हैं, अब अजीब अजीब सी बातें भी सुनाई दे रही हैं। कहाँ फंस गई मैं? अरे तुम चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। बस तुम मुझे सुंदर बना दो अपने जादू से। तुम्हें सुंदर बनाना है, लेकिन बगैर सामान के कैसे होगा ये सब? और यहाँ तो पार्लर जैसा कुछ भी नहीं, बल्कि सबकी शक्ल जानवरों से भी बेकार, मेरा मतलब कि जानवरों से भी ज्यादा सुंदर है। देखो अगर तुमने मुझे सुंदर नहीं बनाया तो मैं तुम्हें डस लूंगी, जिसके बाद मेरे जहर से तुम्हारी मौत निश्चित है। क्या मुसीबत है, अगर मैंने इसका मेकअप नहीं किया तो ये मुझे भगवान को प्यारा कर देगी। नहीं नहीं, अरे सुंदर सी अप्सरा नागिन, मुझे मेरे घर जाकर मेरा सारा मेकअप का सामान लाना होगा। क्या सामान चाहिए तुम्हें? नाम बताओ, पलक झपकते ही तुम्हारी आंखों के सामने होगा। ऐश्वर्या अपने मन में पूरा का पूरा कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट सोचने लगती है और ऐश्वर्या के पलक झपकाते ही सारा पार्लर उठकर उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर ऐश्वर्या बोलती है, अरे बाप रे बाप, इतनी जल्दी डिलीवरी हो गई चीजों की। कौन सी शॉपिंग वेबसाइट है जो पैसा भी नहीं लेती और इतनी जल्दी सामान भी डिलीवर कर देती है? तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें जिस काम के लिए लाया गया है उस काम पर ध्यान दो। यार इसकी अलग ही खुजली है, कीट पतंगों सा मुंह लेकर पार्लर आई है, मतलब पार्लर मंगवाया है और पार्लर वाली को भी पैसे 1 रुपए भी नहीं देगी और भाषण सुनाए जा रही है। अरे मत बोल मन में इसके बारे में भी अनाप शनाप, नहीं तो डस लेगी। ऐश्वर्या जल्दी से काम शुरू कर बस। ऐश्वर्या उसके चेहरे पर फेशियल और ब्लीच करती है, जिससे उसका चेहरा खिलखिला उठता है। वो उसके बालों को डिजाइनर शेप में काट देती है और उसके चेहरे का मेकअप भी करती है। इतना सब कुछ करने के बाद कियारा अपने आप को आईने में देखती है तो वो हैरान हो जाती है और बोलती है, कसम इच्छाधारी नागों की, अब लग रही हूँ मैं एकदम दुल्हन नागरानी जैसी। मैडम जी, मेरा मतलब नागरानी जी, इसे ब्राइडल मेकअप कहते हैं, जिसे लड़कियां अपनी शादी के दिन करवाती हैं। तुमने तो सच में मेरी काया ही पलट दी। अब तुम इस नागलोक में ही रहोगी। मैं अपने सुंदर चेहरे को नागराज को दिखा कर आती हूँ। क्या मैं यहाँ तुम लोगों के बीच? ऐश्वर्या उसकी बात सुनकर बेहोश हो जाती है और जमीन पर गिर ही रही होती है कि तभी कियारा उसे अपनी पूंछ में थाम लेती है और अपनी दासियों को पुकारते हुए बोलती है, दासियों जल्दी आओ मेरे पास, इसको संभालो, कोई पानी डालो। कियारा की बात सुनते ही दासी उस पर बाल्टी से पानी डालती है। ऐश्वर्या को होश आता है। कियारा उसे बिस्तर पर लिटाते हुए बोलती है, अब तुम ठीक हो ना? ठीक, और मैं, मेरी जिंदगी की वाट लगी पड़ी है और आप कह रहे हो कि मैं ठीक हूँ? मुझे यहाँ सांपों के बीच नहीं रहना।
रहना तो होगा ही। देखिए कियारा जी, मेरे घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरा पूरा परिवार मुझ पर टिका हुआ है। मुझे मेरे घर जाने दीजिए। मेरे पास एक इलाज है, क्यों ना तुम्हारे परिवार वालों को भी नागलोक बुला लो। अरे बाप रे बाप, सब गुड़ गोबर, सब सत्यानाश। अगर मेरे परिवार वाले यहाँ आ जाएंगे ना तो आपका नागलोक कम पर इंसान लोग ज्यादा लगेगा। हाँ, ये तुम ठीक कह रही हो। क्या करें फिर? मैं तो कह रही हूँ रानी जी, आप खुद ही क्यों नहीं अपना एक पार्लर, मेरा मतलब काया पलट नागलोक में खोल लेती। और तो और आप भी ब्यूटिशियन मतलब श्रृंगार देवी बन जाओ तो आपको मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी एक तो आप नाग देवी, उस पर श्रृंगार देवी भी आप, मौज हो जाएगी आपकी मौज। ख्याल तो बहुत अच्छा है, तो तुम मुझे भी सिखाना शुरू कर दो। लेकिन सामान? वो मैं पलक झपकते ही तुम्हारे सामने ले आऊंगी। अरे मैं तो भूल ही गई थी, यहाँ तो पलक झपकते ही डिलीवरी हो जाती है। लेकिन अभी भी एक चिंता है मुझे। अब क्या रह गया? मेरा परिवार, क्योंकि आपको सिखाते सिखाते पूरे 6 महीने लग जाएंगे ये कोर्स करने के लिए। आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और इतना समय मेरे पास नहीं है। बस इतनी सी बात, मैं अभी पृथ्वी लोक का समय चक्र रोक देती हूँ। दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन मेरे जादू का कोई तोड़ नहीं है। क्या बात है यार, अरे मेरी जुबान फिसलती ही जा रही है इसके सामने। मेरा मतलब कियारा जी। तो शुरू करें? हाँ, अब कोई बहाना बचा ही नहीं मेरे पास, शुरू तो करना ही पड़ेगा। दोनों हंसने लग जाती हैं और ऐश्वर्या कियारा और उसकी दासियों को रोज मेकअप करना सिखाती है। वो सभी जल्दी जल्दी सारी चीजें सीख लेती हैं और ऐसे ही समय बीतता चला जाता है और ऐश्वर्या उन लोगों को पार्लर का सारा कोर्स सिखा देती है। लेकिन अब बारी आती है ब्यूटी पार्लर खोलने की, जिसके लिए कियारा अपने जादू से एक बहुत ही शानदार पार्लर खोलती है, जिसके उद्घाटन के लिए नागराज आते हैं। नागराज पार्लर को देखकर बोलते हैं, कियारा, तुम कितनी सुंदर लग रही हो, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है आपकी उम्र बढ़ने की जगह कम हो गई है। ये बाल, ये गाल, ये श्रृंगार और ये काया पलट तो बहुत ही सुंदर है। और यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं। हमारे नागलोक का पहला काया पलट आपके नाम से ही पहचाना जाएगा। शुक्रिया नागरानी जी, लेकिन आपने ये विद्या कहाँ से सीखी, जरा हमें भी बताइए। ये है हमारी गुरु, जो कि खास पृथ्वी लोक से आई हैं हमें सिखाने के लिए। क्या अद्भुत कला है आपके हाथों में, दिल खुश कर दिया आपने। आप यहीं क्यों नहीं रह जाती? अरे प्लीज नागराज जी, अब फिर से शुरू मत हो जाइए। ये कला अब मैंने रानी जी को दे दी है। हम आपसे बहुत खुश हैं, आप अपनी मनचाही इच्छा मांगिए। नागराज के पूछने पर ऐश्वर्या बोलती है, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। मैंने यहाँ अपनी कला को बिखेरा, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन मुझे मेरे घर जाना है। मेरे 2 बच्चे और परिवार है जिन्हें मैंने 6 महीने से नहीं देखा। मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारी नागरानी के लिए आपने इतना बड़ा बलिदान दिया, उसके लिए शुक्रिया। मैं आपको आपके परिवार के पास अभी भेज देता हूँ। नागराज अपनी आँखों को झपकाते हैं और ऐश्वर्या अपने परिवार के पास पहुँच जाती है।